फिर से एक ये जो क्लास है इसके थ्रू हमारा यही मकसद है कि आप एक बार थॉरो रिवीजन एक बार आपका चैप्टर का फिर से हो जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी से। तो फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वर्क का कुछ डेफिनेशन लिख रखा है। ये वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लास में पढ़ते वक्त इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है और डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। स्मॉल वर्क अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो dw डिफाइन करता हूं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए और वो f डॉट ds ये है डेफिनेशन वर्क की, जहां पे फोर्स जो f है उसका वर्क निकाल रहे हैं अपन और ds है उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट जहां पे वो फोर्स लग रहा है। अभी अगर ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है मैंने बोर्ड पर f डॉट ds। फिजिकली अगर वर्क को समझा जाए तो फिजिकली वर्क को बोला जाता है इट्स अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। फोर्स के एप्लीकेशन के थ्रू बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करने का मेथड है। आप देख सकते हैं ये एक डॉट प्रोडक्ट है दो फिजिकल क्वांटिटीज का, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। तो अगर वर्क पॉजिटिव है इसका मतलब है कि फोर्स एनर्जी सप्लाई कर रहा है सिस्टम पे। अगर वर्क किसी फोर्स का नेगेटिव आता है इसका मतलब होता है कि वो फोर्स एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है सिस्टम से। और अगर किसी फोर्स का वर्क जीरो आता है इट इंप्लाइज कि उस फोर्स का एनर्जी ट्रांसफर में कोई रोल नहीं है या कोई नेट जीरो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है वो फोर्स। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क लिखा है मैंने। किसी बड़े लंबे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क लिखना हो तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख करके उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जो वर्क का डेफिनेशन बनेगा मैथमेटिकल वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। इसमें कुछ स्पेशल केसेस को लेके अगर बात करूं तो जैसे अगर फोर्स कांस्टेंट है, मैंने लिख भी रखा है हेडिंग में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो अगर पर्टिकुलरली कांस्टेंट फोर्स के वर्क की बात करूं तो इंटीग्रेशन से फोर्स को मैं बाहर निकाल सकता हूं एंड दिस विल कम आउट टू बी एफ डॉट एस, जो कि मैंने यहां पे लिख भी रखा है। एफ डॉट एस को भी फर्दर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, एफ जो कांस्टेंट फोर्स है जिसका वर्क निकालना चाहते हैं और एस इज डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर हम ऐसे सोचे कॉस थीटा के टर्म्स में खोल करके एफ एस कॉस थीटा, तो हम जानते हैं कि ये एक्यूट एंगल अगर हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में तो ये वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो तो ये वर्क नेगेटिव आ जाएगा और अगर 90 डिग्री पे हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो ये वर्क जीरो होगा। एग्जाम्स में जनरली जो पॉइंट्स आपको इसमें फोकस करने चाहिए वो एक तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन लिखा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट ये डीएस जो है बच्चों ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन जीरो होगा। इस बात पे कई बार क्वेश्चंस जेई ने पूछे हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको क्लियर कर सकता हूं। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पेन को अगर मैं बोर्ड पे घुमाता हूं, एक सर्कल बना रहा हूं, तो जो पेन का फोर्स है उसका वर्क कितना है बोर्ड पर। तो जो पेन का फोर्स है वो फोर्स लग तो रहा है लेकिन बोर्ड का कोई भी पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, और क्योंकि बोर्ड का कोई पॉइंट मूव नहीं कर रहा है तो बोर्ड पे वर्क अगर कोई पूछे तो वो जीरो होगा। सिमिलरली इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कई बार कि अगर कोई मैन क्लाइंब कर रहा है स्टेयर्स को तो नॉर्मल रिएक्शन का क्या वर्क होगा। तो जब नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है मैन पे और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि लेट अस से ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉट स्टेयर्स, लेट अस से सिंपली वॉक कर रहा है। तो अगेन फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो उस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा। या अगर वो स्टेयर्स चढ़ने की बात करें तो या मैन जब वॉक कर रहा है स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहा है तो जिस पॉइंट पे वो नॉर्मल लग रहा होता है उस पॉइंट का उस मोमेंट पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होता। वॉकिंग मैकेनिज्म ऐसा होता है जब वॉक कर रहा है क्लाइंब कर रहा है स्टेयर्स को तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है लेग पे और उस मोमेंट पे लेग स्टेशनरी है, रेस्ट पर है। तो इस तरह से वर्क डन अगेन जीरो है क्योंकि डीएस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जीरो है। इस कंसेप्ट पे कई बार थ्योरेटिकल सवाल जेई पूछता है। तो ये वर्क का लिखने का तरीका है कांस्टेंट फोर्स के लिए एफ डॉट एस फोर्स। इसको अगर ऐसे खोल के देखें तो इस तरह से भी इसकी बात करते हैं कि कॉस थीटा को एस के साथ रीड कर लें या एफ के साथ रीड कर लें। तो एस के साथ रीड करें कॉस थीटा को तो ये ऐसा सीम होता है, इट सीम्स लाइक फोर्स पूरा का पूरा ले लिया और डिस्प्लेसमेंट का ये वो कंपोनेंट है जो फोर्स के अलोंग है। या कॉस थीटा को आप एफ के साथ भी रीड कर सकते हो। अगर मैं कॉस थीटा को एफ के साथ रीड करूं तो ये ऐसा सीम होता है कि डिस्प्लेसमेंट पूरा का पूरा लिया है
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। तो ये इस तरह से फोर्स जो कांस्टेंट है उसका वर्क हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एफ या तो एफ डॉट एस आप सीधा बोले, या उसको डॉट प्रोडक्ट को एक्सपैंड करके सोचे तो फोर्स पूरा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट पूरा और फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक रफ आइडिया है डेफिनेशन ऑफ वर्क का और कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे मैंने एग्जांपल ले रखा है कुछ कांस्टेंट फोर्सेस के वर्क को समझाने के लिए। जैसे इस एग्जांपल में हम ग्रेविटी का वर्क देख सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक टावर से जो कि 100 मीटर हाइट का है कुछ बॉल्स को थ्रो किया गया है और अलग अलग वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। ग्रेविटी का वर्क अगर पूछा जाए तो इस 4 केसेस में ग्रेविटी हर बार बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ 100 मीटर होगा टिल वो ग्राउंड को हिट करता है। इसमें ग्रेविटी का फोर्स देखें बच्चों तो बॉल पे किसी भी केस में जो ग्रेविटी का फोर्स होगा वो इस तरह से सोच सकते हैं कि ये mg का फोर्स नीचे लग रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो mg इस केस में कांस्टेंट फोर्स है, तो अभी भी हमने देखा कि किस तरह से कांस्टेंट फोर्स का वर्क लिख सकते हैं। तो mg और उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम सीधा मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने वही दिखा रखा है, थीटा यहाँ पे 0 है, फोर्स भी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। मास यहाँ पे बॉडी का दे रखा था 2 kg, तो 20 न्यूटन का फोर्स हो गया एंड 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट विच कम्स आउट टू बी 2000 जूल। इतना ही नहीं, जैसे मान लो मैं एक रफ एग्जांपल इस पे और लेके देता हूं। जैसे मान लो कोई बॉडी है जो इस तरह से जिगजैग पैटर्न में ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव करता है और मैं आपसे पूछूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ओवरऑल वर्टिकल डायरेक्शन में लेटर से 2 मीटर है, मास इसका m है और ग्रेविटी का वर्क पूछ लूं तो अगर आप जानते हैं ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क लिखने का तरीका होता है सिमिलरली यहां भी आप ऐसे कर सकते हैं कि mg का फोर्स कांस्टेंट नीचे लग रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो डायरेक्टली वर्क हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो cos थीटा विल बी -1। या तो आप ऐसे सोचें फोर्स पूरा डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में 2 है तो फोर्स की डायरेक्शन में वी कैन से -2, तो mg इंटू -2 ऐसा बोलने, या fs cos थीटा से एक्सपैंड करके सोचे तो भी आपको दिखाई देगा कि दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो cos 180 विल बी -1 और इस तरह से हम वर्क निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट है mg। जनरली ज्यादातर केसेस में जो मैकेनिक्स के केसेस मिलते हैं इन जनरल अपने को उन केसेस में ग्रेविटी कांस्टेंट ही रहता है और वर्क हम उसका डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से कि ग्रेविटी पूरा ले लिया और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में लिख करके वर्क निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे अगेन कुछ फोर्सेस और मैंने यहाँ पे कांस्टेंट उनका वर्क निकाल के दिखा रखा है। जैसे कि नॉर्मल फोर्स का वर्क को समझने के लिए एक एग्जांपल लिया हमने। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हम देख सकते हैं 20 kg का और 10 kg का, और 120 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है वो 20 kg वाले ब्लॉक पे। ओवरऑल 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करवाया है इसको और इस प्रोसेस के दौरान वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन पूछा है ए और बी पर। हालांकि सोल्यूशन यहाँ पे मेंशन्ड है, आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 kg वाले ब्लॉक और 20 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बना करके नॉर्मल रिएक्शन की पहले वैल्यू निकाली गई है। जैसे इसका एक्सेलरेशन हम पूरे सिस्टम के लिए एफबीडी बना करके देखें तो 120 अप करके इसके लिए नॉर्मल इधर लग रहा है और इस पे अगर एफबीडी बना करके न्यूटन सेकंड लॉ लिखें तो वी विल गेट नॉर्मल एज 40 न्यूटन। तो नॉर्मल 40 न्यूटन एक कांस्टेंट फोर्स है इस पे। हालांकि 20 kg वाले पे वो नॉर्मल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे दिखा रखा है मैंने ए वाले ब्लॉक पे, और बी वाले ब्लॉक पर ये जो बी वाला ब्लॉक है इस पे नॉर्मल आगे की तरफ राइट वर्ड लग रहा होगा। तो ए पे और बी पे अगर देखें तो इस वाले बॉडी पर ए पे वो वर्क नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स में है और डिस्प्लेसमेंट है जो वो पॉजिटिव एक्स में है। सिमिलरली अगर बी ब्लॉक की बात करें तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उसमें वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर इस केस में हम सिस्टम पे वर्क देखें नॉर्मल का, तो आप देख सकते हैं जितना वर्क एक बॉडी पे पॉजिटिव हुआ है उतना ही नेगेटिव वर्क हुआ है दूसरे बॉडी पर। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन बीइंग एन इंटरनल फोर्स, किसी सिस्टम का इंटरनल फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, सिस्टम पे उसका वर्क हमेशा 0 होगा। एक सिंगल एंटिटी पे नॉर्मल का वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, बट वो सिस्टम जिसका नॉर्मल इंटरनल फोर्स है उस सिस्टम पे नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा। तो ये एग्जांपल के थ्रू ये हम समझ सकते हैं। सेम ट्रेंड टेंशन के साथ भी होता है। अगर टेंशन लेटर से यहाँ नॉर्मली लेकर के मैं टेंशन लेता ब्लॉक्स के बीच स्ट्रिंग बांध करके, बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सेम कंडीशंस में
लेट अस से ये 20 kg है, ये 10 kg है, और यहाँ पे इसको फोर्स से अपन लेट अस से खींच रहे हैं 120 न्यूटन से, ऐसा कुछ। तो अगेन यहाँ बॉडी का एक्सेलरेशन सेम 20 प्लस 10, मास कम्स आउट टू बी 30 और 120 का फोर्स है, तो एक्सेलरेशन अगेन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता। इंडिविजुअल एफबीटी बना करके जिस तरह से यहाँ पे बी ब्लॉक का बनाया हमने, ए ब्लॉक का बनाया, वैसे यहाँ पर भी बनाते तो सेम वैल्यूज अपने को मिलते। और टेंशन का मैं इंटरेस्टेड हूँ टेंशन के वर्क में। अगर टेंशन का वर्क इसमें देखता मैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता लेट अस से एक्स होता, तो इसका भी एक्स होता। मैं एग्जैक्ट वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर रहा, हमें जिस पॉइंट को समझना उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि टेंशन का वर्क इस बॉडी पे नेगेटिव होता। अगर ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता नेगेटिव एक्स में और टेंशन उसके अपोजिट लग रहा होता। और इस वाले बॉडी पर टेंशन का वर्क पॉजिटिव होता, टी भी इधर, टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। इस पे जो वर्क होता वो होता माइनस टी एक्स, उस पे वर्क होता प्लस टी एक्स। तो सिमिलरली जो बात हमने नॉर्मल के लिए बोली, एग्जैक्टली सेम थिंग वी कैन कंक्लूड फॉर टेंशन एज वेल, कि टेंशन का वर्क सिस्टम के लिए, वो सिस्टम जिसके लिए टेंशन इंटरनल फोर्स है, उस पे वर्क उसका जीरो होगा। किसी सिंगल बॉडी पे उसका वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट एज अ सिस्टम होल वो वर्क सिस्टम पे जीरो होगा, बीइंग टेंशन इंटरनल फोर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ एनर्जी की डेफिनेशंस लिख रखी है। यहाँ पे आगे हम फोर्सेस जो वेरिएबल है उनका वर्क सीखने वाले हैं, तो उसके पहले कुछ टर्म्स डिफाइन किए एनर्जी के, ये की जो कि बहुत कॉमन टर्म्स है, इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम ऑलरेडी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड मोमेंटम को हम mv लिखें और mv को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आइदर यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी एज p²/2m और यू कैन राइट p एज √/2m के, जो कि एक बहुत ही कॉमन सा चीज है, हम ऑलरेडी जानते हैं इस बात को। अब आते हैं नेक्स्ट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस पे। हालांकि कांस्टेंट फोर्सेस में और भी फोर्सेस जिनके वर्क की हम बात कर सकते थे, जैसे फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, इनके बारे में हम आगे स्लाइड्स में एग्जांपल के तौर पे लेकर के उनको समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं वेरिएबल फोर्स का वर्क लिखना सिखा रहा हूँ। जैसे कि ये डेफिनेशन हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी कि स्केलर क्वांटिटी है वर्क, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वर्क हम लिखते हैं, और अगर लंबे डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखना हो तो उसको इंटीग्रेट कर लिया। अगर फोर्स कांस्टेंट था तब तो उसको बाहर निकाल लिया, बट अगर गिवन फोर्स कांस्टेंट नहीं हो तो फोर्स जो फंक्शन है हमें वो पुट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से लिख करके, उनका डॉट लिख करके, इंटीग्रेट करके अपन इस तरह से वर्क डन निकालेंगे। अगर आप इस इंडिविजुअल टर्म्स को देखो ना बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एरिया है। जैसे इस वाले टर्म को देखो आप, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन वर्सेस एक्स का ग्राफ का एरिया लिखा हुआ है, वैसे ये फोर्स इन वाई डायरेक्शन वर्सेस वाई ग्राफ का एरिया लिखा हुआ है, फोर्स इन जेड डायरेक्शन वर्सेस जेड ग्राफ का एरिया लिखा हुआ है। जेई मेंस में जो सवाल आते हैं जनरली, वो कई बार फंक्शन आपको देते हैं वेरिएबल फोर्स का और वर्क निकालने को कहते हैं कि फाइंड आउट द वर्क, या कई बार फोर्स नहीं लेके वो ग्राफ देते हैं और ग्राफ के थ्रू, एरिया के थ्रू वर्क निकालने का कुछ कंसेप्ट पूछते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे कि मैंने वही जो बात बताई आपको कि ग्राफ का एरिया है, उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि ग्राफ अगर नेगेटिव एरिया आ रहा है, पॉजिटिव एरिया है, अकॉर्डिंगली अपन वर्क को पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने वेरिएबल फोर्स का वर्क लिखने का तरीका सिखा रखा है। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स मेंशन था क्वेश्चन में, और वो जो फोर्स है वो ये है, आप देख सकते हैं वो एक्स का और वाई का फंक्शन है, और अपने को इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन गिवन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन गिवन है, लेकिन जब हम वर्क निकालेंगे तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट सीधा नहीं निकालेंगे, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, तो एफ डॉट एस नहीं करना है, इसका ध्यान अपने को रखना है। एफ डॉट डी एस करेंगे अपन, और एफ डॉट डी एस में डी एस को लिखेंगे, यहाँ पे लिख के दिखा रखा है, और ये फोर्स वेक्टर है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स पुट करते वक्त अपन x की लिमिट्स को 2 से 4 डालेंगे और y की लिमिट्स को 3 से 6 डालेंगे, एंड करस्पॉन्डिंगली आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ये हालांकि सवाल एक बहुत आसान सा सवाल है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर वेरिएबल फोर्स दिया हुआ हो तो वर्क निकालने के लिए आप ये गलती ना करें, एफ डॉट एस नहीं यूज कर लें, क्योंकि ये जब पोजीशन वेक्टर दिखते हैं अपने को इनिशियल और फाइनल, तो बच्चों की आदत होती है वो सीधा ही डेल्टा एस लिखने प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो एफ डॉट डी एस लिखकर इंटीग्रेट करेंगे, एंड देन लिमिट्स के लिए वो पोजीशन वेक्टर्स अपन वहां से लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल लिया मैंने वेरिएबल फोर्स का, जहां पे फोर्स आप देख सकते हो पोजीशंस का फंक्शन था। अब एग्जांपल और आते हैं इस एग्जांपल पे, जिसमें ये अगेन वी हैव अ वेरिएबल फोर्स। हियर फोर्स इज टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी, यू कैन सी टाइम पे डिपेंडेंट है। इस ब्लॉक पे 10t अमाउंट का एक फोर्स लग रहा है, आप देख सकते हैं 10 kg का मास गिवन है, और अपने को पूछा है कि इस फोर्स का वर्क क्या है 2 सेकेंड्स में। तो अगेन अगर
कोई भी फोर्स का वर्क निकालने आता है तो पहले तो अपने को ये ध्यान देना चाहिए कि वो फोर्स जिसका हम वर्क निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट है या वेरिएबल। अगर कांस्टेंट है तो मैं सीधा एफ डॉट एस लिख करके वर्क निकालूंगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो मैं एफ डॉट डी एस यूज करूंगा। कांस्टेंट नहीं है और फोर्स मेंशन भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे फोर्स मेंशनड है, कांस्टेंट नहीं है बट वो वैल्यू गिवन है जो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्रोसीड अगर वैसे ही करें, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन हालांकि लिख रखा है, एफ डॉट डी एस से प्रोसीड करें तो यहाँ पे मैंने फोर्स को पहले पुट किया 10t, हालांकि यहाँ पे फोर्स हॉरिजॉन्टल में एंड डिस्प्लेसमेंट या मोशन जो भी होना है वो एक्स में ही होना है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिखते वक्त कॉस थीटा की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, तो यहाँ dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को लिखा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dw लिखा है हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, वेरिएबल t है और हमारा डिस्प्लेसमेंट x, दो अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे आ रहे हैं, तो आइदर वी हैव टू कन्वर्ट t इनटू x और वी हैव टू कन्वर्ट x इनटू t। तो यहाँ पे मैंने x को t में कन्वर्ट कर रखा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx को मैंने v dt लिख लिया है और v dt यहाँ पे लिख के दिखा भी रखा है, ये यहाँ पे पुट किया मैंने dx के बदले। बट वी ऑल्सो हैव टू पुट v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे v भी एक वेरिएबल ही है, तो टाइम एक वेरिएबल है, v को टाइम के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर यहाँ पे मैंने न्यूटन लॉ लिख रखा है, मास इनटू एक्सीलरेशन इज 10t, फोर्स 10t है, वही नेट फोर्स है, तो उसको ma के बराबर लिख करके a को dv by dt लिखते हुए पहले इंटीग्रेट करके v एज अ फंक्शन ऑफ t यहाँ पे निकाल रखा है और फाइनली इस v को यहाँ पुट करके इस जगह पे और इंटीग्रेट करके हम वर्क निकाल सकते हैं। इस v को जो कि t स्क्वायर बाई 2 है यहाँ पे v के बदले पुट करें तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ आप देख सकते हैं dw विल बी 10t, v को लिखा t स्क्वायर बाई 2 एंड dt, सो दिस इज dw। इसको इंटीग्रेट करके, जो कि बहुत आसान सा इंटीग्रेशन, ये t क्यूब का टर्म है, यहाँ 5 है तो भी t की पावर 4/4, इससे आप वर्क निकाल सकते हैं। और ये एक वेरिएबल फोर्स जो कि टाइम डिपेंडेंट था, उसमें dx को टाइम में कन्वर्ट करना, दो अलग अलग वेरिएबल थे, उसको थोड़ा सा उसका एक लमसम आइडिया लेने के लिए ये एग्जांपल आपके सामने रखा है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये अगेन एक नेक्स्ट वेरिएबल फोर्स है, कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल फोर्सेस के वर्क की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक बहुत स्टैंडर्ड इसका फॉर्मूले की तरह स्प्रिंग का वर्क निकाल के दिखा रखा है यहाँ पे, एक फॉर्मूले की तरह बच्चों को ध्यान भी रहता है, एक एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे ले रखा है कुछ कुछ चीजों को समझने के लिए। ये वीडियो यूट्यूब पे आपके पास अवेलेबल होंगी, आप एक एक सवाल को वापस से सॉल्व करके देख सकते हैं, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है अवेलेबल, अलाउ नहीं कर सकते कि एक एक सवाल को आपको सॉल्व करवाएं, तो इसमें जो मेन फॉर्मूला वाला पार्ट है वो मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ, बाकी आप वीडियो के थ्रू उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसपे एक फोर्स लगा करके स्लोली इसको अपन पुल कर रहे हैं, स्लोली पुल कर रहे हैं मतलब जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स, मतलब फोर्स की वैल्यू किसी रैंडम मोमेंट पर अगर वो x डिस्प्लेस हो चुका है तो फोर्स को आई कैन राइट एज kx। उस फोर्स का वर्क अपन देखें यहाँ पे, तो kx वेरिएबल फोर्स है, जो कि kx ये एक वेरिएबल फोर्स है, x डिपेंडेंट फोर्स है, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए अगर लिखें तो ये dw हो जाएगा उस फोर्स का वर्क, ठीक है, इस फोर्स का वर्क, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क। मैं स्प्रिंग फोर्स की बात नहीं कर रहा, स्प्रिंग फोर्स भी kx है लेकिन वो kx इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर मैंने dx माना है, और स्प्रिंग फोर्स की बात करूं तो इधर लग रहा होगा, और एक्सटर्नल फोर्स F जो कि x के बराबर मैग्नीट्यूड का है वो आगे लग रहा है, तो इस फोर्स का वर्क तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसको अगर कैलकुलेट करें तो ये kx स्क्वायर बाई 2 आएगा। अगर मैं स्प्रिंग फोर्स के वर्क की बात करूं दैट वुड बी माइनस kx स्क्वायर बाई 2, जो कि यहाँ पे हमने थर्ड वाले का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका आंसर अलग से भी मैं लिख के दिखा रखा है कि स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क है वो हाफ kx स्क्वायर नेगेटिव में। तो जनरली क्लास में पढ़ाते वक्त ये रिजल्ट हम बच्चों को याद भी करवा देते हैं कि हाफ k x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पे एक्स इनिशियल का मतलब है इनिशियल जो डिफॉर्मेशन है स्प्रिंग में, वो कंप्रेशन भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है, और एक्स फाइनल जो है वो अगेन फाइनल एक्सटेंशन या कंप्रेशन आप बोल सकते हैं स्प्रिंग में जो हुआ है। तो इसे आपको जो भी साइन है वो अपने आप मिल जाएगा, आपको उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इस केस में अगर इसको आप अप्लाई करो तो इनिशियली वो नेचुरल लेंथ में है तो एक्स इनिशियल 0 मान लें, और फाइनली एक्स एक्सटेंड हो गया है तो एक्स फाइनल को एक्स माने, यू विल गेट माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो जो कि रिजल्ट यहाँ पर है भी। तो बाकी के पार्ट्स आप वीडियो के थ्रू खुद से प्रैक्टिस करें। जो मेन फॉर्मूला यहाँ से रिवाइज करवाना था वो था स्प्रिंग फोर्स का वर्क, जो कि हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे जो अभी तक पढ़ा हमने कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स, उस पे कुछ मिसलिनियस एग्जांपल ले रखे हैं। अगेन बच्चों ग्रेविटी का, जैसे इस क्वेश्चन में ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया है, ये एक स्मूथ वेज है, इंक्लाइन है, जिसपे से हमने, और हमें वर्क डन निकालना नॉर्मल रिएक्शन का और ग्रेविटी का,
तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क और ग्रेविटी का वर्क देखें तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं नॉर्मल परपेंडिकुलर लग रहा होगा इस तरह से इंक्लाइन के, और क्योंकि ये फिक्स्ड है तो इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इस डायरेक्शन में होना है। तो नॉर्मल का वर्क आई कैन से विल बी 0, बिना कोई कैलकुलेशन के मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है नॉर्मल। अगेन ग्रेविटी का वर्क अभी अभी बताया था, ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है, सीधा आप ग्रेविटी पूरा mg ले लें और वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सीधा मल्टीप्लाई करके आप वर्क निकाल सकते हैं। डाउनवर्ड है ग्रेविटी mg और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में h, जानबूझकर ये मेंशन्ड है इस तरह से ताकि आप सीधा mgh वर्क लिख पाए, h डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी का वर्क कोई पूछे तो पॉजिटिव mgh और नॉर्मल का जो वर्क होगा दैट वुड बी 0। इसको ऐसे भी सोच सकते थे आप कि ग्रेविटी का इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वैसे ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आप देखें तो वो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा s, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पूरा का पूरा ले लें, फोर्स का वो टुकड़ा ले लें क्योंकि mg एक कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स का वो टुकड़ा ले लें जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, दैट वुड बी mg sin थीटा। तो यहां से वही करके इस सॉल्यूशन में उस तरीके से हमने सॉल्व करके दिखा रखा है mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डेल्टा s और sin थीटा मिला करके जो बन रहा है वो जहां ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं h के बराबर है, तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। या तो आप ये यूज करें फोर्स डॉट s पूरा फोर्स लेके डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट पूरा लेकर के फोर्स का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में। कांस्टेंट फोर्स का वर्क लिखने के लिए ये सारे तरीके सही हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगेन एक और एग्जांपल, यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क लिख करके दिखा रखा है। देखो बच्चों फ्रिक्शन में भी दो केसेस बनते हैं वैसे तो, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का भी सेम केस होता है जो नॉर्मल और टेंशन के साथ होता है, कि नॉर्मल और टेंशन का जैसे आपको बताया मैंने, सिस्टम पे वर्क उसका हमेशा 0 होता है जिस सिस्टम के लिए वो इंटरनल फोर्स है। एक गिवन बॉडी पे उसका वर्क पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सिमिलरली स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क इंटायर सिस्टम पे, जिस सिस्टम के लिए वो इंटरनल फोर्स है उस पे 0 होता है। एक सिंगल बॉडी पे उसका वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। बट काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में जिस सिस्टम का वो इंटरनल फोर्स है उस सिस्टम पे उसका वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। हाँ, ऑन अ गिवन बॉडी किसी बॉडी पे पॉजिटिव भी हो सकता है, एक बॉडी पे नेगेटिव भी हो सकता है, किसी केस में किसी बॉडी पे 0 भी हो सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क। बट जिस सिस्टम के लिए वो इंटरनल फोर्स है उस पे वर्क हमेशा नेट वर्क नेगेटिव ही आएगा। और ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक के फॉर्म में सिखाया जाता है कि जब भी आपको वर्क लिखना हो काइनेटिक फ्रिक्शन का सिस्टम पे, व्हेनेवर यू हैव टू राइट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एंड एस रिलेटिव। ये जस्ट एक रिवीजन के मकसद से आपको मैंने रिवाइज कराया कि जरूर आपने काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क जब सीखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला क्लास में जनरली पढ़ाते हैं बच्चों को कि थोड़ा आसान पड़ता है या कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे फ्रिक्शन काइनेटिक का मैग्नीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है जिस दो बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। इस एग्जांपल में बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो एक मिनट, हाँ, इस एग्जांपल में बेसिकली क्या है कि दो ब्लॉक्स थे अपने पास, नीचे वाला सरफेस स्मूथ था, ऊपर 0.5 म्यू लिख रखा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था और 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट यहाँ करके दिखा रखा है। तो पहले तो एक्चुअली 2 ब्लॉक सिस्टम है जो फ्रिक्शन में आपने पढ़ा होगा, उस पर अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि ये बॉडी साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन पहले करके दिखा रखी है मैंने। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इनके बीच स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा विद इन द लिमिट आएगा। वो कैलकुलेशन आप यहाँ पे खुद से भी देख सकते हो, और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन के जितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो लिमिट के अंदर ही है। तो इस तरह से यहाँ पे इस कैलकुलेशन से हमें समझ में आता है कि फ्रिक्शन स्टैटिक है, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे होंगे, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 50 न्यूटन है, वो यहाँ पे कैलकुलेशन से आप देख सकते हैं। तो एक बॉडी पे फ्रिक्शन, ऊपर वाले बॉडी को फ्रिक्शन ही मूव करा रहा है तो उस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, और नीचे वाले बॉडी पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क एक बॉडी पे पॉजिटिव है, ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे नेगेटिव है, बट सिस्टम पे एज अ होल 0 है। इस बात को यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके हम देख सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है मैंने स्यूडो फोर्स के वर्क का। ये जस्ट एक रिवीजन प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, कि एक ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं तो ये स्मूथ सरफेस है, 10 केजी का ब्लॉक है, और 10 सेकंड में ये 500 मीटर मूव करता है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली गिवन है क्वेश्चन में। तो कोई ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम में कोई है, अगर ये मेन जो है वो इनर्शियल फ्रेम में, इसका एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो उसके लिए अगर वो वर्क लिखता है तो वो सीधा लिखेगा कि फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन का है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है 100 मीटर का, 500 मीटर का, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क डायरेक्ट लिख सकता है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। इंटरेस्टिंग बात है बी और सी के लिए। बी जैसे कि आप देख सकते हैं, हालांकि इसका एक्सेलरेशन 0 है, इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये एग्जांपल इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए
कि वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। अभी भी बताया था कि वर्क का डीडब्ल्यू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क को एफ डॉट डीएस लिखते हैं। तो डीएस डिस्प्लेसमेंट का टर्म इन्वॉल्व हो रहा है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो पूरा वर्क एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि फ्रेम डिपेंडेंट है, अलग अलग फ्रेम से देखने पे अलग अलग वर्क दिखाई पड़ सकता है। जैसे इस बी वाले मेन के फ्रेम में देखा जाए तो 10 मीटर पर सेकंड से खुद मूव कर रहा है वो, तो उसके अकॉर्डिंग इसका डिस्प्लेसमेंट 500 नहीं होगा। ग्राउंड के फ्रेम में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 500 है, इस बंदे के फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट 400 मीटर होगा, जिसका हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख भी रखा है। तो ओवरऑल वर्क जो होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 400 मीटर एज पर दिस पर्सन, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क अलग आ गया। सिमिलरली सी वाला जो बंदा है उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग सूडो फोर्स भी लगेगा, और उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में 500 होगा। तो आप इसको सॉल्व करके खुद से देख सकते हैं, ये जो टर्म आएगी बेसिकली उसको वो रेस्ट पे दिखने वाला है, वो जो ब्लॉक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होना है ब्लॉक का, तो उसके अकॉर्डिंग उस ब्लॉक पे वर्क जो है उस फोर्स का वो 0 आना है। सूडो फोर्स एक्चुअली लग जाएगा, आप देख सकते हैं इस पे एक फोर्स 100 न्यूटन एक्सटर्नल लग रहा है, और ये क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो एमए का पीछे सूडो फोर्स दैट वुड आल्सो बी इक्वल टू एम इसका मास और फ्रेम का एक्सेलरेशन जो कि 100 के बराबर आएगा। तो नेट फोर्स बेसिकली इसके इस फ्रेम से उसका नेट फोर्स 0 है, और वो उसको रेस्ट पे दिखाई देने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क 0 है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल इस बात को समझने के लिए कि वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। और यहाँ पे सूडो फोर्स का भी वर्क अगर कोई चाहे तो लिख सकता है, हालांकि इस केस में क्योंकि इस बंदे को डिस्प्लेसमेंट ही 0 दिख रहा है, तो सूडो फोर्स का वर्क भी इस केस में 0 ही होगा। नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जो ये डायरेक्ट सवाल तो जेई में इस पे आते ही हैं, उसके अलावा भी ये एज अ टूल काम करता है डिफरेंट चैप्टर्स में। शायद ही फिजिक्स का ऐसा कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं जिसमें वर्क या एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम जैसी चीजें यूज ना हो, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि इसका स्टेटमेंट तो बहुत ही सिंपल है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। आप पूरे सिस्टम पे भी इसको लगा सकते हैं, सिंगल एंटिटीज पे भी लगा सकते हैं, सिस्टम के पार्ट्स पे भी लगा सकते हैं। तो पूरे जो इस केस में वर्क है, ओवरऑल वर्क, वर्क बाय ऑल को से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रखा है अलग में, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, ऐसे भी कहते हैं इसको, बाय इंटरनल प्लस बाय एक्सटर्नल। वर्क डन बाय इंटरनल को फर्दर तोड़ लिया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में। यहाँ पे मैंने सूडो फोर्स लिख के दिखा रखा है कि वो समझ का फेर, आप इसको अलग अलग वे में लिख के दिखा सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इंटरनल प्लस वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के, एंड फर्दर आप इंटरनल फोर्सेस के वर्क को तोड़ सकते हैं कि ये वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बाकी जितने भी हैं वो एक्सटर्नल, वो सब यहाँ पे इसे स्यूडो लिख रखा है मैंने, उस एक्सटर्नल के अंतर्गत सभी आ गए, है ना। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया। जैसे अब इसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता कि वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाना है, हालांकि ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। अब एग्जाम का टाइम है तो मैं ये आपको नहीं बोलूंगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम ही प्रैक्टिस करने बैठ जाएं, बट जो भी अपने एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर करा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी, आपका जो जेई का रहा है, उसमें जो भी अपने प्रिपरेशन करिए वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड, उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको क्लास में थ्योरी के फॉर्म में कराए गए या आपके शीट में कराए हैं, मटेरियल जो भी आपने यूज किया है, उसको जरूर कुछ क्वेश्चन जरूर उसके अच्छे वाले प्रैक्टिस करें। हालांकि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा और मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं अपन, जैसे पीछे मैंने यहाँ पे लिखा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, है ना। तो अब ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी को के लिखने में के टर्म्स पे लिखने का एक प्रचलन है, जिससे हम इसको मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में भी लिखते हैं। हालांकि इसको आगे अपन मैकेनिकल एनर्जी में फर्दर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे इसको आप नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख करके उस टर्म को इधर लेके आ सकते हैं। वही मैंने स्लाइड में एक्चुअली दिखा रखा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्दर इसको जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स था उसको हमने आरएचएस में ला करके डेल्टा यू लिख रखा है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी का टर्म बन जाता है। इस चीज को यहाँ पे हम वापस भी डिस्कस करेंगे इसको भी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाले केस में। आप जब प्रैक्टिस करते होंगे तो क्लास में भी हम पढ़ाते हैं इसको, जब तो ये बताते हैं बच्चों को कि किसी केस में अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क नहीं हो रहा है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो, दे बोथ आर सेम थिंग एक्चुअली। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क 0 है, एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क 0 है, तो वी कैन से एनर्जी कंजर्व। यहाँ पे अगर ये टर्म 0 हो जाए तो हम देख सकते हैं डेल्टा ई 0 हो जाएगा। तो ये टर्म 0 होने का मतलब क्या है कि वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं अदर देन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उनका वर्क 0, तो हम डेल्टा ई 0 मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है जहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का अप्लाई करके दिखा रखा है।
ब्लॉक है यहाँ पे, इसको हमने यू स्पीड से छोड़ा है तो वो ऊपर तक जाता है कुछ हाइट तक। हमने पूछा एनर्जी थ्योरम लगाओ और एक्स निकालो कितने हाइट तक वो जाएगा और स्टॉप आएगा। तो जनरली वैसे मैंने इसका कोई प्रैक्टिस से ही ये आता है समझ में कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है किसी केस में कि रैंडम जगह निकालनी हो, मैकेनिकल केस दे रखा हो, स्प्रिंग कंप्रेशन एक्सटेंशन निकालना हो, अननोन फोर्स का वर्क निकालना हो, तो ऐसे केसेस में वर्क एनर्जी थ्योरम आसानी से लग जाता है। हालांकि फिर भी इसका कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, प्रैक्टिस से ही अपने को इसकी महारत हासिल हो सकती है। इस एग्जांपल में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो सारे फोर्सेस का वर्क लिख रखा है, आप देख सकते हैं ग्रेविटी का वर्क है, फ्रिक्शन का वर्क है, नॉर्मल का वर्क है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख रखा है। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर है, फाइनली 0 है और वर्क डन बाय ग्रेविटी अगेन वैसे लिख सकते हैं, नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स है ग्रेविटी, mg sin थीटा पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ x है, तो नेगेटिव में वर्क है ग्रेविटी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्रिक्शन अगेन पीछे लग रहा है और म्यू mg cos थीटा लग रहा होगा, नॉर्मल की वैल्यू बनाओ तो mg cos थीटा के बराबर आएगा, तो म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज x, अगेन फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स हियर, तो उसका वर्क यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख रखा है और नॉर्मल का वर्क 0 है, तो इस तरीके से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। यहाँ पुली में दो ब्लॉक्स हैंग कर रहे हैं m1 m2 और अपने को वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक बताना है जब वो डिस्टेंस x मूव कर गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पूरे सिस्टम पे अगर हम देखें तो ग्रेविटी का वर्क हो रहा होगा और ये टेंशन अगेन अभी अभी बताया था, टेंशन इंटरनल फोर्स होता है, तो सिस्टम पे उसका वर्क 0 होता है, तो यहाँ पे टेंशन का वर्क तो सिस्टम पे 0 ही है। तो बेसिकली जब सारे फोर्सेस का वर्क लिखेंगे तो वी विल हैव ओनली ग्रेविटी विच इज एक्टिंग हियर। तो ग्रेविटी का वर्क एक ब्लॉक को ऊपर जाता हुआ माने, एक ब्लॉक को नीचे जाता हुआ माने, क्वेश्चन में m2 को हायर बोल रखा है तो ये नीचे जाएगा और वो जाएगा, तो इसको x डिस्टेंस से नीचे और इस ऊपर माने, तो ग्रेविटी का वर्क इस पे पॉजिटिव हो जाएगा और इस वाले ब्लॉक पर नेगेटिव हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ पे लिख के दिखा रखा है मैंने, m2gx इस पे पॉजिटिव वर्क हुआ ग्रेविटी का और m1gx इस वाले ब्लॉक पर नेगेटिव वर्क है ग्रेविटी का। उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर बोला है, जब x डिस्टेंस मूव कर जाएंगे तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से हम बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड v हो जाएगी नीचे और उसकी स्पीड v ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो हाफ m1v स्क्वायर हाफ m2v स्क्वायर, दैट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इनिशियली इसको रेस्ट से रिलीज किया था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इस तरह से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने बोला भी आपको किसी जगह रैंडम जगह पे स्पीड निकालनी हो बॉडी की, स्प्रिंग वगैरह के कंप्रेशन एक्सटेंशंस निकालने, कोई मैकेनिक दे रखा हो, किसी अननोन फोर्स का वर्क निकालना हो, ऐसे केसेस में वर्क एनर्जी थ्योरम एकदम से स्ट्राइक करता है। फिर बाकी तो प्रैक्टिस वाली बात है। नेक्स्ट टॉपिक जो थोड़ा सा हम रिवाइज कर सकते हैं वो है पावर के बारे में कुछ बातें। अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है, रेट ऑफ डूइंग कहते हैं इसको या रेट एनर्जी ट्रांसफर। तो वर्क लिख करके, स्मॉल वर्क लिख करके डिफरेंशिएट करें टाइम के टर्म्स में, डी डब्ल्यू बाई डी टी है ना, तो ये वहीं से आता है बेसिकली, है ना। इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर दो टर्म है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल सिंपल बातें। एफ डॉट वी निकलेगा, ये आप डी डब्ल्यू लिखो, डी डब्ल्यू बाई डी टी, दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज इंस्टेंटेनियस पावर। डी डब्ल्यू को एफ डॉट डी एस लिख रखा है मैंने यहाँ पे और ds बाई dt को फर्दर वेलोसिटी लिख लिया। तो अगेन जैसे यहाँ पे ds होता था कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है, तो वैसे ही वेलोसिटी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का वेलोसिटी है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी। अब एवरेज के लिए टोटल वर्क बाय टोटल टाइम डिफाइन करते हैं, जूल पर सेकंड इसका यूनिट हो गया, वॉट 1 वॉट बोलते हैं, और हॉर्स पावर वगैरह जैसे भी यूनिट्स होते हैं इसके, बट जो जनरल ऐसा यूनिट है वो वॉट है यहाँ पे। इसका एक एग्जांपल के तौर लेकर के इसको थोड़ा समझ सकते हैं अपन, है ना। ये यूनिट वगैरह बता रखे हैं, ये वी ऑलरेडी नो दिस, वी वोंट वेस्ट एनी टाइम ऑन दिस, कि 1 वॉट इज उसको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख करके, फोर्स 1 न्यूटन, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह निकाल के दिखा रखा है वीडियो के थ्रू, इसको आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। और हम इसके एग्जांपल पे आते हैं। हाँ, ये रहा एग्जांपल, एक एग्जांपल सिंपल सा ले रखा है एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर को थोड़ा सा समझने के लिए। एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में दिखा भी रखा है, हालांकि वो सोल्यूशन का पार्ट है बट स्टिल, कि एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया हमने किसी एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से, और हमें एवरेज पावर निकालना है ग्रेविटी का टी टाइम पर। तो अब जैसे यहाँ पर एवरेज पावर का फॉर्मूला यूज किया हमने, वर्क बाय टाइम, तो लेटर से h हाइट तक चला जाएगा वो t टाइम पर, तो mgh मैंने मान लिया। अब ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा नीचे और उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव लिया है वर्क को, टोटल टाइम t, और h इज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ग्रेविटी का वर्क लिखने के लिए वही किया मैंने, ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही होगी नीचे और t टाइम पर वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा y डायरेक्शन का, वो इक्वेशन ऑफ मोशन से ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा करके x y डायरेक्शन में u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी हो गई y की, ये डिस्प्लेसमेंट h की वैल्यू t के टर्म्स में लिख रखा है।
तो बेसिकली ये एवरेज पावर निकाल रखा है टी टाइम में, मान लिया मैंने एच हाइट ऊपर गया और इस तरह से। इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है सेकंड पार्ट में किसी टाइम टी पर, तो अगेन एफ डॉट वी होता है, तो किसी भी टाइम टी पर ग्रेविटी का फोर्स लिखोगे तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा mg, तो वहां वेक्टर फॉर्म में इसको माइनस mg जे कैप लिख रखा है। वेलोसिटी को देखें टी टाइम पर, तो x की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन, x में कोई फोर्स नहीं है तो वो कांस्टेंट है u cos थीटा रहेगा। टी टाइम पे y की वेलोसिटी विल बी v इक्वल्स टू u प्लस at वाली तरीके से u sin थीटा माइनस dt लिख करके, तो f डॉट v करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिजल्ट आपने को मिलने वाला है। जैसे कि हम फोर्स के लिए बच्चों बोलते हैं ना कि फोर्स का, अगर किसी फोर्स का वर्क पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम में एनर्जी सप्लाई कर रहा है। सिमिलरली पावर के लिए भी हम बोल सकते हैं कि अगर पावर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि एनर्जी सप्लाई हो रहा है, उसका रेट है ना। एनर्जी अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में पावर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, और अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं है तो उस केस में अगेन जो हम बोल सकते हैं, जो हम वर्क के लिए कहते थे, सिमिलरली यहाँ भी एनालॉजी हम ले सकते हैं कि उस केस में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो उसका रेट इसलिए जीरो है। इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट में आप देखें एवरेज पावर, व्हेन इज एवरेज पावर जीरो, ये पूछ रखा है। तो ओवरऑल वर्क जब जीरो हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम है, तो ओवरऑल वर्क जब जीरो होगा तो उस इंटरवल में हम कह सकते हैं कि पावर जीरो होगा। तो आप सोच सकते हैं जब प्रोजेक्टाइल मोशन वापस से वो लैंड करेगा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, तो जो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, तो इस तरह से ग्रेविटी का वर्क जीरो हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि पावर जो एवरेज है वो जीरो हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस पावर जीरो तब होगा जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे, तो u cos थीटा मैक्सिमम हाइट पे ऐसा होगा, u cos थीटा x में वेलोसिटी होगा और y में फोर्स mg लग रहा होगा, तो डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो इन दैट केस। इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव ये तब आएगा जब फोर्स और वेलोसिटी f डॉट v होता है, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच जब एक्यूट एंगल होगा, जब होगा तब वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। तो इनिशियल पॉइंट से लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेविटी एक्चुअली नीचे लग रहा है और वेलोसिटी u है, तो ये तो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो टिल मैक्सिमम हाइट वो 90 डिग्री, मैक्सिमम हाइट पे 90 डिग्री बनेगा, तब तक वो एंगल ऑब्ट्यूस रहेगा। उसके बाद फोर्स mg और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट बन जाएगा और पावर जो इंस्टेंटेनियस है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये एक एग्जांपल था एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर को समझने के लिए। नाउ लेट्स कम्स टू पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी अगर सिर्फ बात करें तो हालांकि ये सब चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो पोजीशन के वर्च्यू के कारण होता है बॉडी के अंदर, और कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव, इस तरह से डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, व्हाट इज डिफाइंड इज इट्स चेंज। तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहा है हमने पहले du, तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि dw कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क लिखें, dw कंजर्वेटिव फोर्स और उसका नेगेटिव लेना है, तो दिस वुड बी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसी चीज को यूज किया हमने और यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा है एक बड़े चेंज को निकालने के लिए। रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया यहाँ पे, तो जिस रेफरेंस पे या इन्फिनिटी बोल लो, इन्फिनिटी पे जीरो मान लिया यहाँ पे, तो रेफरेंस पॉइंट पे जीरो मान करके किसी आर हमने डिफाइन किया नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। यहाँ पे दिखा भी रखा है u2 माइनस u1 लिख करके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हम तब डिफाइन करते हैं जब रेफरेंस पे कुछ एज्यूम कर लें, तो किसी दूसरी जगह पे हम डिफाइन कर पाएंगे, है ना। ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, ये दो इंपॉर्टेंट बातें होती है हमारे लिए। स्प्रिंग का वर्क डन लिखना सिखाया था, उसी में नेगेटिव ये सिखाया था वर्क डन लिखना स्प्रिंग का, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। तो ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका नेगेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के केस में। और रेफरेंस जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है उसमें रेफरेंस मानते हुए एक्स इनिशियल जीरो पुट कर लें, तो व्हाट यू विल गेट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली याद रखते हैं, इसको यूज करते हैं क्वेश्चन में सीधा ही कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर, और ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी अगर रेफरेंस जहां पे जीरो मान रहे हैं उससे h हाइट ऊपर जाए तो mgh इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी। ये उसी बात को प्रूफ करके दिखा रखा है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर ला करके। एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है जिसमें रॉड को मैंने इसे एंगल पे, थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से रख रखा है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा है। तो अब ये क्योंकि एक्सटेंडेड बॉडी है तो या तो आप सीधा सेंटर ऑफ मास का हाइट लिख करके पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, एक तरीका तो ये हो सकता है। यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और इसका जो हाइट आएगा ये l/2 है और ये हो जाएगा l/2 साइन थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी mg l/2 साइन थीटा। एक तरीका तो ये हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इंडिविजुअल मासेस को खूब सारे पॉइंट मासेस में कन्वर्ट कर लें और एक कोई रैंडम पॉइंट मास का पोटेंशियल एनर्जी लिख करके पूरे के लिए इंटीग्रेट करें। तो यहाँ से x दूरी पे आकर के
dx विड्थ का रॉड लें, इसका हाइट हो जाएगा x sin थीटा, थीटा इज कांस्टेंट हियर है ना, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, मास उसका लिखेंगे dm, that would be m by l into dx. So what we have here is dm, height and g. So let us multiply g here. So this is potential energy of a point mass. Integrating it for the whole rod, putting the values of x from 0 to l, you will have potential energy of this rod, which will come out to be mgl sin theta by 2. You can write directly by using center of mass concept here, but because till this chapter when we study in class we haven't read that chapter, so I would suggest you to get the idea from this part, and in exams you can use it directly by using the concept of center of mass. कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे भी जेई ने कई बार सवाल पूछ रखे हैं। इसमें जो पॉइंट्स आपको मैं रिवाइज करना चाहूंगा वो ये है कि एक तो इसकी डेफिनेशन, किसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, वो फोर्सेस जिनका वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी पाथ के थ्रू जाओ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, वर्क हर बार सेम आएगा, फोर्स कंजर्वेटिव होता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो हैं जिनका वर्क पाथ डिपेंडेंट होता है, हर पाथ में वर्क उनका सेम नहीं होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर अपन जाए तो। इसमें कुछ बातें और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रखी है, बट इसको आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। जो मेन रिवीजन करने वाले पॉइंट्स है वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्सेस में ग्रेविटी हमारे सिलेबस में है, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। और इसमें मैकेनिकल एनर्जी, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा होता है तो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की खराब नहीं होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जब वर्क होता है तो बेसिकली उसमें जो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी है वो लूज हो जाती है ना, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। फ्रिक्शन काइनेटिक हो गए या वेलोसिटी डिपेंडेंट जो फोर्सेस होते हैं है ना, वो जनरली से विस्कोस फोर्स हो गया, ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं है ना, ये जनरली एनर्जी को किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो रिकवरेबल नहीं होते, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती इन केसेस में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केसेस में। जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरली फोर्सेस को देख करके उनको पहचानना कि फोर्स कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इस तरह के एग्जांपल्स कई बार, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो उसका जो एग्जैक्ट तरीका होता है वो तो ये होता है कि अपन इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें कि कोई फोर्स एटस से दिया हुआ है, वी हैव अ फोर्स है ना, जो कि एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप ऐसा कुछ है। और इसका अगर अपन चेक करना है अपने को कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का जरूरत पड़ेगा आपको। डी बाई डी एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी बाई डी वाई और यहाँ पे डी बाई डी जेड, और ये एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, एफ एक्स एफ वाई। ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाता है तो फोर्स कंजर्वेटिव है, और अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता है तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। हालांकि अगर एक्स, कई बार तो हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं फोर्सेस दिया हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने लेता हूं, लेट अस वी हैव वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। कोई मुझे बोले कि चेक करके बताओ ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तो एक तरीका तो है कि मैं डिटरमिनेंट में पुट करूं, आंसर जीरो आ गया तो कंजर्वेटिव है, और अगर नहीं आया तो नॉन कंजर्वेटिव है। एक है कि आप इसका वर्क निकालना स्टार्ट कर दो, इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो, वेरिएबल फोर्स है, और अगर इंटीग्रेट करते वक्त आपको पाथ की नीड नहीं हुई, यू डोंट नीड द पाथ, कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है, तो बिना पाथ के ही वर्क निकाल पा रहे हैं, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट है वर्क, और वो फोर्स कंजर्वेटिव है। जैसे इस केस में भी अगर मैं वर्क निकालना स्टार्ट करूं, एफ डॉट डी एस करूं, तो मेरे पास होगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये बिना किसी पाथ के इंटीग्रेट हो जाएगा, ये डी ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है, और इंटीग्रेट होकर के सीधा एक्स वाई मिल जाएगा अपने को। तो बिना किसी पाथ के नीड के इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वर्क निकाल पा रहे हैं, इट मींस ये कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर भी एग्जैक्ट जो चेक होता है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का, वो इस तरीके से होता है कि आई जे के लेकर के डिटरमिनेंट सॉल्व करें आप, ये जीरो आ गया तो फोर्स कंजर्वेटिव है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स और फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी, जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी अपने को गिवन है, क्वेश्चन है फंक्शन, और अपने को फोर्स निकालना, जैसे यू गिवन है अपने को कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये वाली बात एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो अपन पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फोर्स तक कैसे पहुंचे, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और फोर्स तक पहुंचना है अपने को, तो एक तरीका होता है, इसको आप फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स, वाई डायरेक्शन का फोर्स, जेड डायरेक्शन का फोर्स, तो यहाँ पे आप एक्स के टर्म्स में इसको पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करें, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, तो आपको एक्स डायरेक्शन का फोर्स मिलेगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, लिख भी रखा है मैंने यहाँ पे, एफ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से एफ निकालना हो तो माइनस डी यू बाई डी एक्स करके आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ पे मैंने लिख के भी दिखा रखा है, इस जगह पे आप देख सकते हैं एफ एक्स, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट किया,
सिमिलरली y के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट किया और z के टर्म्स में, तो x कंपोनेंट आ गया, पोटेंशियल एनर्जी को y के टर्म्स में किया, y कंपोनेंट आ गया और z कंपोनेंट अपने को मिल गया। तो इस तरह से फोर्स वेक्टर हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। रिवर्स भी कई बार अपने से करवाया जाता है, क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऐसे आता है जिसमें आपको फोर्स दिया होता है एंड करस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है। ऑफ कोर्स वो पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोल रहे हैं मतलब फोर्स कंजर्वेटिव होगा, तो उसके लिए अपन यही इसको यूज कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस बात को यूज करके हम फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी तक भी पहुंच सकते हैं। आप यहाँ पे dw लिखें या डेल्टा u लिख लें, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करके u फाइनल माइनस u इनिशियल, और यहाँ पे वर्क डन लिख लें नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और वर्क डन को f डॉट ds लिख करके इंटीग्रेट करें। अगर आपको फोर्स गिवन है तो फोर्स को यहाँ रखें, इंटीग्रेट करें, लिमिट्स पुट करें, u फाइनल इनिशियल जनरली कुछ नहीं दिया, रेफरेंस है ये एक तरह से, रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट तो डिफाइन होता नहीं है, रेफरेंस कहीं मान करके किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं, तो रेफरेंस लेकर के अपन फर्दर इसको पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। बट जो मेथड है वो अगर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूं तो मैं यही बात बोल करके इस वाले चीज को एंड करूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो फोर्स के मदद से तो वो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क का नेगेटिव होता है, इस बात को ध्यान रख करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ ग्राफ वाले एग्जांपल्स यहाँ पे हैं जो कि हम थोड़ा सा रिवाइज करने के तौर पे ले सकते हैं। अभी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स पहुंचना हो तो माइनस डी यू बाई डी एक्स, जैसे यहाँ पे यू वर्सेज एक्स ग्राफ है तो इसका स्लोप हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, उसमें नेगेटिव और लगा लो तो माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो उससे आप फोर्स बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्लोप देखो इस इन पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पे स्लोप आपको नेगेटिव दिखाई पड़ेगा तो यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है बेसिकली, यहाँ पे स्लोप जीरो है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, फोर्स जीरो है, यहाँ पे स्लोप जीरो है तो फोर्स जीरो है, यहाँ पे अगर स्लोप देखो तो स्लोप अगेन नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव हो गया, नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्स में लग रहा होगा, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहां जहां स्लोप जीरो है, मैक्सिमा और मिनिमा का जो पॉइंट दिख रहा है ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं। इन्हीं चीजों को यहाँ पे लिख रखा है, आप उसको रीड कर सकते हैं। इस पे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बातें भी कई बार पूछी जाती हैं। जैसे इस ग्राफ में बात करूं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे ग्राफ का जो ट्रेंड है ना, यहाँ पे इसी को आप अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ है तो इसी को आप ट्रैक की तरह मान लें कि यहाँ पे अगर बॉडी को रखें इक्विलिब्रियम पे और इसको जरा सा डिस्प्लेस करें यहाँ से तो वापस से वो इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगा, तो बेसिकली ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। हालांकि मैथमेटिकल कंडीशन तो होती है, वो भी एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कि पहले इक्विलिब्रियम ढूंढो, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए स्लोप जीरो होना पड़ेगा। यहाँ पे स्लोप जीरो करने के लिए डी यू बाई डी एक्स जीरो करो, डी यू बाई डी एक्स जीरो मतलब मैक्सिमा या मिनिमा जैसा पॉइंट्स कुछ तो बन रहा होगा, वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हो गए। अब स्टेबल अनस्टेबल चेक करने के लिए जो मिनिमा वाला पॉइंट यहाँ पे बनेगा ना बच्चों, वो हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और मैक्सिमा वाला जो पॉइंट बनेगा वो हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस बारे में हम खूब सारी डिटेल में बातें करते हैं ऑलरेडी अपने क्लासरूम प्रोग्राम्स में, तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल में उसके बारे में नहीं जा पाएंगे, बट हाँ जस्ट टू रिकॉल यू, मैंने आपको एक बार ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोल दिया। यहाँ पे मैथमेटिकली लिख के भी दिखा रखा है उन्हीं बातों को कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो स्लोप जीरो करेंगे डी यू बाई डी एक्स, और ये कंडीशन है मिनिमा के लिए जो वो लिख रखा है मैंने, मिनिमा आएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन मस्ट बी पॉजिटिव फॉर दैट। एंड हियर फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाट वी हैव इज अगेन वी आर डूइंग स्लोप जीरो, और ये मैक्सिमा की कंडीशन लिख रखी है। यू वर्सेस एक्स ग्राफ के लिए अगर मैक्सिमा की कंडीशन लिखूं तो वी विल हैव दिस वन, नेगेटिव आएगा, डबल डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, ये लास्ट एग्जांपल है हमारा वर्क पावर एनर्जी के अंतर्गत, और इसमें हमने एक फोर्स दे रखा है जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में खुद से लेके भी दिखाया था। यहाँ आप देख सकते हैं एक वेरिएबल फोर्स है अपने पास y i कैप प्लस x j कैप। अभी हमने चेक भी किया था थोड़ा फर्दर कि वो फोर्स एक्चुअली कंजर्वेटिव नेचर का है, अगर इसका वर्क निकालना कोई स्टार्ट करे ना तो दिख जाएगा उसको वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ पाथ शो कर रखे हैं, पॉइंट O और C है, और O C पे जाने के कई रास्ते हैं, या तो आप B के थ्रू होते हुए जाओ या A के थ्रू फिर C पे जाओ, डायरेक्टली C पे जाओ, है ना। तो 3 पाथ के थ्रू C पे जाके दिखा रखा है, 2,3 है C वाला पॉइंट और 0,0 है ओरिजिन। तो अलग अलग पास के थ्रू वर्क निकाल के मैंने दिखा रखा है। कोई एक केस में डिस्कस करता हूं यहाँ पे, बाकी आप वीडियो के थ्रू खुद से रिवाइज करना इसको। जैसे केस नंबर 2 को मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, ओबीसी पाथ के थ्रू गए हैं हम और उसमें वर्क लिख के दिखा रखा है, तो ओबीसी, दिस वन इज ओबीसी, ओबीसी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम फोर्स का वर्क निकालने के लिए टुकड़ों में वर्क निकालते हैं, पहले ओ से बी वाले पाथ में वर्क निकालूंगा, फिर फर्दर बी से सी वाले पाथ में
वर्क निकालूंगा। ओ से बी वाले पाथ में वर्क, हालांकि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो पाथ का नीड ही नहीं है, आप कोई भी पाथ यूज करो वर्क आपका सेम ही आने वाला है। लेकिन अभी हालांकि यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो लिया है वो कंजर्वेटिव है, ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव अगर होता तो हमें पाथ का रिक्वायरमेंट होता, उसके बिना हम वर्क नहीं निकाल सकते थे। वैसे केसेस में तो आपको पाथ की इक्वेशन लिख लिख करके यूज करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो अगर मैं एफ डॉट डी एस लिख के वर्क निकालू, है ना, एफ डॉट डी एस लिख के वर्क निकालू और फोर्स अपने को दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट को मैं डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप लिखूं, तो जब मैं ओबी पाथ पे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो ये वाई एक्सिस है, इसके लिए एक्स जीरो है, यहाँ पे लिख के भी दिखा रखा है ओबीसी पाथ है, तो ओबी पाथ का वर्क प्लस बीसी पाथ का वर्क, तो ओबी पाथ के लिए एक्स जीरो है, वाई एक्सिस है बेसिकली, तो एक्स जीरो है, एक्स जीरो है और जीरो एक कांस्टेंट भी है, इसलिए dx जीरो हो गया। dx जीरो क्यों हुआ, क्योंकि x एक कांस्टेंट है ना। अब वर्क निकालते वक्त हम जब इसको dx इसको जब सॉल्व करेंगे तो फोर्स वाई आई कैप और एक्स जे कैप है, तो वाई आई कैप एक्स जे कैप का डॉट लें dx आई कैप प्लस dy जे कैप के साथ, तो ये जो टर्म्स बनेगी ना, पहले ये बनेगा y dx प्लस एक्स dy, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, आई होप आप फॉलो कर पा रहे होंगे। इसके बाद डॉट लेकर के मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये dw लिख रखा है। तो एक्चुअली इस वाले केस में ओबी वाले पाथ में ये dx वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी और x वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ओबी वाले पाथ के लिए। सिमिलरली जब बी टू सी मूव करूंगा तो अगेन यहाँ पर इसका जो y कोऑर्डिनेट है 3 है, ये पूरे के लिए, इस पूरे बी टू सी पाथ के लिए y कोऑर्डिनेट सेम है 3 है, तो y कांस्टेंट है, तो y को तो 3 पुट कर लेंगे पर dy को 0 पुट कर लेंगे, वही करके यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि y को फॉर बीसी पाथ y को 3 पुट किया और dy को 0 पुट किया, तो ये टर्म जो बनेगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे y को तो 3 पुट कर लिया बट y क्योंकि कांस्टेंट है तो dy वाली टर्म 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, विल हैव ओनली दिस टर्म, वो भी y को 3 पुट कर लेंगे तो 3 dx बनेगा और 3 dx को इंटीग्रेट करके हम वर्क निकाल सकते हैं। तो ये कैसे स्लाइड सा आइडिया आपको देना था इसके थ्रू कि अगर इस तरह से पाथ यूज करना पड़ जाए, हालांकि यहाँ पे फोर्स कंजर्वेटिव है इसलिए वर्क हर पाथ पे सेम ही आने वाला है, बट अगर आप जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट वाले पाथ में वर्क 6 जूल आया, सेकंड वाले में भी 6 जूल ही आएगा, आप देखो वो हर केस पे सेम ही आना है, थर्ड वाले में भी 6 जूल आएगा क्योंकि वो फोर्स एक्चुअली कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा उस बात का। लेकिन अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता तो अपने को ये मेथड ही यूज करना पड़ता है ना, अलग अलग पाथ में लिख करके वर्क को निकालना।